गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम फाइन। मैम आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मुझे अपने बच्चों की बड़ी याद आती है। मैं क्या करूँ, कैसे मिलूं आपसे? मैं बहुत उदास हूँ सच में आपके सबके लिए। मैम हैं, कैसे मिलूं बताओ? कोई नहीं मैम, 1 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिल लेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो। अमन लाकड़ा कैसे है? अमन लाकड़ा, हाउ आर यू? फाइन मैम। वेरी नाइस। ध्रुव कैसा है? I am fine, ma'am. ओके। रितिका, हाउ आर यू? फाइन तान्या, मैम। तान्या, तान्या कैसी हो बेटा? आई एम फाइन मैम। दिव्या कैसी है? दिव्या? आई एम घर फाइन में मैम, सब आप ठीक है? कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। हर्षिता कैसी है? बोलो। मैम अच्छे है। मीनू, मीनू कैसी है? अच्छे हैं, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बेटा। प्रजेश्वर कैसा है? वो भी मैम ठीक ठीक है। है। प्रजेश्वर, आप बोल के बताओ मुझे, कैसे हो बेटा? प्रजेश्वर आया नहीं अभी? मैम ठीक हो। ठीक है, ओके बेटा। आई मिस यू प्रजेश्वर। दीपांशी, सीमा, मुस्कान, आरजू, खुशी। बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी अच्छे नाइस, हैं। गुड। साकेत, मैम रीना, आपके घर में सब ठीक है? पार्थ, कैसे हो बेटा? मयंक कैसा है? कपिल, आई हाउ नो आर मैम। यू? कपिल, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम्हारा बड़ा चेहरा याद आता है। बड़ा प्यारा सा बच्चा है कपिल। चलिए बेटा, आज मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री का लेसन नंबर 1। इसका नाम है नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, भारत में नेशनलिज्म, इसी तरह ये यूरोप में भी नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ था, ये वो लेसन है। इसमें बेटा अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी, इससे पहले ही आप सुन लीजिए कि इसमें नाम थोड़े जो देशों के हैं वो टफ हैं। नाम देशों के जो हैं वो थोड़े यूरोप के हिसाब से हैं, आपको लगेंगे कि आपके इंडिया के हिसाब से नहीं है। तो मैं आपको पहले कुछ एक देशों के नाम बता दूंगी, तक क्योंकि वो बार बार बीच में रिपीट होंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर की है मैंने, ये नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन यूरोप का लेसन है ये। एयरटेल का हुआ है। आईफोन भेज दिया मैं, ठीक है। आप साकेत चुप करेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ जी, आज मैं आपको लेसन नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रही हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपकी स्क्रीन पे लेसन। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें पहले मैं आपको कंट्रीज के नाम बता दूं बेटा कि कौन से नाम आएंगे, किस नाम से हैं कंट्रीज। जो बच्चा आता जाएगा वो अपने आप को पहले म्यूट कर लेगा, बोलेंगे नहीं। इसमें बेटा नाम जो आएंगे आपके पास देशों के, वो कॉर्सिका है, सरदानिया, पाइडमाउंट है, रोमानिया है, सर्बिया है, बल्गेरिया है, ओटोमन एम्पायर है, पोलैंड, प्रूशिया, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सीरिया, प्लेस्टेनिया, अल्जीरिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ग्रीस एक्सेट्रा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब नाम इसी में आएंगे। ये बेटा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की ये एक पिक्चर बनाई हुई है, द पैक्ट बिटवीन नेशंस एंड प्रिंटेड बाय
फ्रेडरिक सरयू की ये एक पिक्चर है बनाई हुई। फ्रेडरिक सरयू जो था ये एक आर्टिस्ट था, फ्रेंच आर्टिस्ट। इसने ये 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी। ये जो पहला पैराग्राफ है मैं आपका इसमें आपको बता रही हूँ। ये in 1848 Frederick Serreux, a French artist, prepared series of prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. ये उसने एक आर्टिस्ट था, जो आर्टिस्ट जो है अपनी आर्ट में सब कुछ कह देता है। इसने 4 प्रिंट्स की ये एक ड्रीम बनाया था, अपने ड्रीम को प्रस्तुत किया था इसने कि संसार कैसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक आपको बताना चाहूंगी। इसके इंट्रोडक्शन में ये जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आना है इसमें। इसमें बेटा क्या है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई थी तो उससे काफी कपड़े या और चीजों के प्राइस गिर गए थे। ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर सकता था। रेवोल्यूशंस जो हुई, जो कि नेशनलिज्म तब उभरा, जब ये तब होता है जब इकोनॉमिक फैक्टर्स अनफेवरेबल हो जाते हैं। फ्रांस और जर्मनी में लोकल बिजनेस थे जो घर में कपड़ा बुनते थे, उनका काम रुक गया था, यानी काम उनका ठप हो गया था, लोग गरीब हो गए थे। मोनार्च ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो लोगों ने भी सोचा कि मोनार्च को हटाकर लोग अपनी खुद की सरकार बना लें, जिसमें पार्लियामेंट भी हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, जुडिशरी भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। और रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई। ये फ्रांस की रेवोल्यूशन अभी आपको पढ़ाऊंगी, 9th में आप पढ़ के आए हुए हैं, फिर भी इसमें दोबारा है। तो नेपोलियन का राइज हुआ फ्रांस में एंड ऑफ 18th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में ये सब हुआ। यूरोप के बाकी कंट्रीज पर हमला किया यूरोप ने और उन्हें जीता और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने का उनमें एक आइडिया जागा। इससे पहले यूरोप में मोनार्ची सिस्टम था, जब राजाओं ने मिलकर फिर 1850 के आसपास मोनार्ची एस्टेब्लिश की। और फिर मोनार्ची जब एस्टेब्लिश हो गई तो अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब बिना पार्लियामेंट बनाए राजा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने सबसे पहले ये मान लिया था कि राजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो इसने क्या किया कि एक और भी चीज थी ब्रिटेन के साथ कि नेशनलिज्म। राजा जितने एरिया को जीतता था वह क्षेत्र और लोग उसके अंडर आ जाते थे। नेशन क्या चीज है, यह इकोनॉमिक अपील थी एक, जो लोग ट्रेड करते थे, जैसे कि इटली, इसमें 39 स्टेट्स थी। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो हर जगह जाने के टैक्स देने पड़ते थे, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए उन्हें टैक्स देने पड़ते थे। इस तरह की चीजें फाइनेंशियल बर्डन थी। और स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं थी, यानी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं वेट्स और मेजर्स नहीं थे उस समय कि कैसे तोल के दोगे, कैसे मेजरमेंट करोगे। तो सबने अपने अपने वेट्स और मेजर्स बना रखे थे, तो गणित का हिसाब लगाना, मैथमेटिक्स का हिसाब लगाना उस समय बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। तो यूरोप में जब जब किंगडम कमजोर हुए तो पुराने जो राजा थे, पुराने हिस्टोरिक रूट्स थे, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, एक को तीनों को एक साथ ज्वाइन करते थे, तब इनको आगे लाया गया और एक नेशन के रूप में अपनी बाउंड्रीज तय कर ली इन्होंने कि ये हमारी बाउंड्री है, ये उसकी बाउंड्री है। अपनी करेंसी भी लाई गई, फ्री ट्रेड भी कर लिया गया, एक रूलर के अंडर काम करना और एक नेशनल असेंबली बनाना जो उस नेशन के ऊपर राज करेगी। नेशनलिज्म का एक नेगेटिव असर इंपीरियलिज्म का हुआ। जैसे ही कंट्रीज ने अपने को इकट्ठा किया तो इंपीरियलिज्म आ गया, क्योंकि उन्हें अपनी बाउंड्रीज खुद तय करनी थी, ज्यादा से ज्यादा लैंड को देश होल्ड करने में लग गए थे। तो यूरोप में अल्टीमेटली वर्ल्ड वार की नौबत आ गई थी। वर्ल्ड में फिर जिस जिस कंट्री में एक जो न्यू फॉर्म्ड नेशंस थे उनकी टेरिटरी को भी अपना बनाना चाहते थे, जैसे दूसरों की टेरिटरी को हड़पना, एक राजा दूसरे की टेरिटरी पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है, तो इसी तरह से उनकी टेरिटरी को भी अपना बनाना चाहते थे। और
इनकी इंपीरियल टेंडेंसी जो थी वो बढ़ गई थी। अमेरिका गए या इंडिया आए तो ब्रिटेन ने यहाँ भी यही किया कि वह अपनी टेरिटरी बनाना चाहता था, अपने सरकार बनाना चाहता था। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये कि जर्मनी और इटली हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा इन कंट्रीज में नेशन बनाने की भावना पहले आई थी। फ्रांस, जर्मनी और इटली जो हैं, फ्रांस एंड ब्रिटेन के अलावा इन कंट्रीज में भी नेशन बनाने की भावना सबसे पहले आई। जर्मनी ने अपने को 1865 में इंडिपेंडेंट नेशन कहलाने लग गया था, जिसका काइजर विलियम राजा था और इसका सीएम था बिस्मार्क। तो इस सब की स्टोरी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब ये लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ये 1848 जो फ्रेडरिक सरियो का था, ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताई है। ये लेसन आपका अभी स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहां से 1848 फ्रेडरिक सरियो, यहां से पढ़ा रही हूं मैं बेटा। ये 4 कंट्रीज का है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रशिया। सबसे पहले पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया। ऊपर जो मैंने आपको अभी पेंटिंग दिखाई है, ये पेंटिंग डिस्क्राइब की गई है। एक लेडी की फिगर है इसमें, आप देखिए, आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, एक लेडी की ये फिगर है। कई सिंबल्स हैं इसके आसपास। 1848 में कई एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। ये देखिए, ये सारी नीचे जितनी आपको इतनी लंबी लाइन यहाँ से यहाँ तक की ये सारी नजर आ रही है, ये सारी गवर्नमेंट्स हैं। ये मान के चल लो कि 1848 के अंदर कई एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। इसे पेंटिंग में दिखाया गया है। मिलिट्री स्ट्रांग होती है, जो करना चाहे वो कर लेती है। इस पेंटिंग में ये दिखाया इसने कि मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, और ये भी दिखाया है कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो अपना साम्राज्य उसने कायम कर रखा है, अगर आप देखें इस पिक्चर में। और जर्मनी और इटली कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें आप पिक्चर में देखो, जर्मनी, इटली कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं दिखाई दे रहा है आपको। और ऑस्ट्रिया, हंगरी भी नहीं है। ज्यादातर यूरोप का मैप है जो एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर है, यानी एक राजा ने कई देशों को अपने अंडर किया हुआ है। 19वीं सेंचुरी तक यही रहा। प्लेबिसाइट एक टर्म आती है, प्लेबिसाइट, यहाँ है वर्ड, अभी आगे आएगा बताऊंगी, अभी आप सुन लीजिए। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट जो वर्ड है उसको क्या कहते हैं? लोग इकट्ठे वोट करें कि वे क्या इकट्ठा रहना चाहते हैं, उसे प्लेबिसाइट बोलते हैं। इंडिया में कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है अभी तक कि लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। इकट्ठे वोट करें और कहें। मेरे को तो कुछ करने नहीं दे रहे। ये क्या बोल रहा है? कौन बच्चा बोल रहा है पीछे से? तो अब आ जाइए आप, मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है आपने पढ़ी हुई है। ये ना साइल रुकता नहीं मेरा जिस पेज। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ा रही हूं मैं आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेटा 1789 की आपकी 9th क्लास में थी, आपने पढ़ी थी ये 1789 की, जो आपका किंग लुइस 16 था उस समय। ये आपने लेसन पूरा पढ़ रखा है। इसमें हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कैसे जागा नेशन का आइडिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रांस में जो डिमांड थी बेटा वो क्लियर थी, फ्रांस की जो डिमांड थी बेटे वो क्लियर थी कि हमें एक बॉडी ऑफ सिटीजन्स दो ताकि हम सारे फैसले ले सकें। थोड़ी देर के लिए जैकोबियन गवर्नमेंट आई, लेकिन वे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और अल्टीमेटली लड़ाई खत्म हो गई। और जो नेशनल असेंबली बनी वे मेल थे और वोट से बनी थी, प्रॉपर्टी भी थी, हाईएस्ट टैक्सेस भी पे करते थे वो, और वो ही वोट डाल सकते थे। जो हाईएस्ट टैक्स पे करते थे बेटा सिर्फ वो वोट डाल सकते थे, दूसरे वोट भी नहीं दे सकते थे वहां। तो इक्वल वोट ऑफ राइट सबको नहीं मिला। इससे नेपोलियन को जगह मिल गई अंदर आने की। तो शुरू में तो नेपोलियन का वेलकम हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि नेपोलियन उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन देगा, लॉ देगा, कानून देगा, राइट्स देगा, कॉमन करेंसी देगा, स्टैंडर्ड मेजर्स देगा। तो कुछ नहीं हुआ। तो शुरू में तो लोगों ने इसका बड़ा वेलकम किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन से ये उतरने लग गया। राजा को खत्म कर देगा लोग ये सोचते थे, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ले आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम ले आएगा। लेकिन इसने क्या किया वो आप 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन नेपोलियन ही था जिसने डेमोक्रेसी को सबसे पहले फ्रांस में खत्म कर दिया था। ये नेपोलियन था। इसने सिविल कोड भी दिया था कि जन्म से ही सभी लोग बराबर हैं। दूसरा राइट प्रॉपर्टी का था कि मेरी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। तो यानी कि इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वजूद दिया। बाद में यह कोड एक्सपोर्ट हुआ इटली, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक में, ये बाहर भी चला गया। और नेपोलियन ने फेडरल सिस्टम को भी खत्म कर दिया था। जैसे कि जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा, तो ये चीजें बाकी यूरोप में एक्साइट करने लगी। धीरे धीरे यह जर्मनी में भी इसी तरह से कई डेवलपमेंट हुई। जो ये नई डेवलपमेंट थी, इसने नेशनलिज्म के आइडिया को जन्म दिया और वे बाउंड्री के अंदर फ्री ट्रेडिंग अब कर सकते थे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैसे ट्रेडिंग करते थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स से। इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, एक चीज लो दूसरी दो, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। इसका फायदा सिर्फ एक ही हुआ था कि भाई देखो, वैसे तो एक्सचेंज करनी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मुश्किल है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गुड्स का उनको सिर्फ एक फायदा था कि आपस में बदलो चीजें, इससे उन्हें टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे उनके साथ पॉलिटिकल फ्रीडम भी थी। नेपोलियन जिस एरिया को जीतता था वहां टैक्सेस बढ़ा देता था, सेंसर कर देता था उस पूरे एरिया को कि कोई बात जो है या कोई चीज जो है वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन यानी कि जबरदस्ती भर्ती कर ली थी इसने, यानी कि आर्मी में जाना है तो जाना ही पड़ेगा, अपनी कोई मर्जी नहीं आपकी चलेगी। तो 1815 में जब नेपोलियन घर गया तो इसने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन हार गया था, तो इसने क्या किया कि जो एरियाज जीते थे वह फ्रांस को, उन कंट्रीज को वापस देने पड़े। उनकी हालत वहीं पहुंच गई जहां से वे शुरू हुए थे। तो 1815 के बाद बाकी यूरोप, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड का जो भी इंचार्ज था वह अपनी मर्जी से कानून बना रहा था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में तो और भी बड़ा बुरा हाल था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का। बहुत बुरा हाल था ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का। तो वहां जो राजा फैसला करता था वही सभी को करने पड़ते थे, यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कॉमन कल्चर नहीं था। जो हैम्सबर्ग एम्पायर था यह इटली के पास था, यह ऑस्ट्रिया हंगरी के रीजन पर भी रूल कर रहा था। ये आपको मैप दिखाया गया है, पूरा नहीं दिख रहा। पूरा दिखेगा बेटा अभी, ये देखो, ये आता नहीं है मैप, अब ये इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ हमारे इंडिया का ही मैप आता है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का और मैप हमें नहीं आता है पेपर में भरने के लिए। तो मैंने ये आपको बताया था कि नेपोलियन कोड का ये जारी हो गया था। और अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जो हैम्सबर्ग था एम्पायर था, यह इटली के पास है, यह ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी
के रीजन पर रूल कर रहा था। रशिया में भी रीजन्स की कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं थी। हंगरी की लैंग्वेज थी मैग्यार। हंगरी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? मैग्यार बोली जाती थी। वो बोलने को कहीं रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था। पॉलिश भी इसी तरह से लैंग्वेज थी। इस तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेज थी जिस पर राजा अपना अपना प्रभुत्व जमाने लग गए थे। तो काफी दबा हुआ सा उबाल था यूरोप में उस समय। तो 2.1 में हम अब पढ़ रहे हैं ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद है 2.1 यानी कि द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडल वर्ल्ड। एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं एरिस्टोक्रेसी को कुलीन वर्ग। मिडिल क्लास कहते हैं न्यू मिडिल क्लास, मीन्स नया मध्य वर्ग, यानी पीपल इन बॉर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास हु हैव स्पेशल टाइटल्स, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग। एरिस्टोक्रेसी के पास सभी जमीन थी बेटा, कल्चर था, अक्रॉस रीजन भी था। अगर कोई सेम भाषा बोलता है तो ये लोग थे राजा लोग थे और उनकी फैमिली आपस में ही शादियां कर लेते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा इनका ही हो, एरिया चाहे कोई भी हो। इन्होंने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना लिया था, पर यह भी ज्यादा दिन का नहीं था। अब आ जाइए आप 2.2 पर। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, तो एक कमर्शियल क्लास ने जन्म लिया। शुरुआत हो गई 1750 में इंग्लैंड के अंदर, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यहां से लोग जो बिजनेस के दम पर ऊपर आए वे रिच हो गए थे, और वे नोबल मैन और एरिस्टोक्रेट नहीं थे। वे मानते थे कि अगर लोगों को एजुकेट किया जाए और जितनी लोगों को फ्रीडम दी जाए उतने ही उनको स्किल्ड वर्कर मिलेंगे। तो एक सोशल चेंज के लिए लोग उतावले थे, यानी कि लिबरलिज्म चाहते थे। अब बेटा मैं ये पूरे पैराग्राफ में जो आ रहा है उसको शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, आप लेसन रीड खुद करेंगे इसका। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी बेटा? कि इंग्लैंड से सस्ता सामान बाकी यूरोप में जाने लगा। जो यूरोप में छोटा मोटा बिजनेस करते थे उनका तो माल बिकना ही बंद हो गया था और ब्रेड की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। टिल लेट 19th सेंचुरी तक उनकी हालत जो थी खराब हो चुकी थी। अब बात करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो अब ये खराब हालत किसी तरह से भी सुधरने वाली नहीं थी। जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने सोचा कि क्या हम अपनी कोई कंट्री बना सकते हैं। नेशनल यूनिटी की बात कर रही हूं। लिबरल नेशनलिज्म क्या थी? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था कि लिबरलिज्म मींस फ्रीडम एंड इक्वालिटी मींस बराबरी, यानी कि गवर्नमेंट जो भी हो वह कंसेंट से बने, किसी का किसी के ऊपर राज ना हो। ये मोटे मोटे आइडियाज थे। क्या फ्रांस में इसके हिसाब से कुछ हो सकता था? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन सकती है जिसके हिसाब से सारा देश चलेगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होगी जो कि पार्लियामेंट में बैठ सके। इस तरह से कोई गवर्नमेंट हो सकती है क्या? तो लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे। अगर किसी ने ईमानदारी से प्रॉपर्टी बनाई है तो उससे कोई ना कोई छीने मत। अगर उसने किसी ने भी अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो उससे कोई छीने नहीं। तो फ्रांस में थोड़ी देर तक तो वोटिंग राइट मिला, लेकिन फ्रांस में थोड़ी देर तक तो फिर वोटिंग राइट मिला, लेकिन नेपोलियन के बाद वोटिंग राइट किसी के पास भी नहीं था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन को पॉलिटिकल राइट से बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ अच्छे रिच है वही वोट दे सकते हैं, और वुमेन को भी पॉलिटिकल राइट से बाहर निकाल दिया गया था। बेटा एक पर्टिकुलर राइट वोटिंग जो लोगों को एक पर्टिकुलर एज के बाद ही मिलना था, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के चीज अगेंस्ट थी। 1800 से 1850 तक क्या हुआ? 1800 से 1850 तक
जो था कि अब हम जर्मनी की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 1800 से 1850 तक जो थे हालात खराब थे। जर्मनी की 39 स्टेट्स थी, ये आया हुआ है कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जर्मनी की 39 स्टेट्स थी। हर स्टेट का अपना वेट्स एंड मेयर्स था और जगह जगह अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे लोगों को जाते हुए। तो यानी कि कैलकुलेशन में ही लोग फंसे रह जाते थे। एक जगह टैक्स दिया, अब आगे कितना देना है या कितना हम दे चुके हैं, तो लोग कैलकुलेशंस में ही फंसे रह जाते थे। तो जर्मनी में अगर आपको यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मिले जिसके अंदर आपको टैक्स ना देना पड़े और रेलवे से आप जब सफर करें तो ये एक स्वप्न जैसा लगता था। तो इन्होंने 1834 में प्रूशिया जो एम्पायर था जर्मनी के ऊपर, उसके इनिशिएटिव में जर्मनी को मिलाने की कोशिश की और सारे टैक्सेस बंद कर दिए। उन्होंने क्या किया, सारे टैक्सेस बंद कर दिए। तो जर्मनी 1834 में एक नेशन बनने के रास्ते में चल पड़ा। इन 1934 a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of German states. अब आ जाइए आप 2.3 पे, a new conservatism after 1815। एक नया कंजर्वेटिज्म शुरू हुआ 1815 के बाद। बेटा नेपोलियन हार गया 1815 में, आपको पता है डिफीट हो गई थी इसकी वाटरलू की लड़ाई में। इसके बाद यह बात तो समझ आ चुकी थी कि मॉडर्नाइजेशन और जो कानून है, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक डायनामिक इकोनॉमी और फेडरलिज्म को हरा दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें राजाओं को समझ में अब आ गई थी। अब आ जाइए आप 2.4 द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारीज। लेकिन बेटा नेपोलियन विदाउट डेमोक्रेसी चल रहा था, आपको पता है सबसे पहले डेमोक्रेसी नेपोलियन ने ही खत्म की थी। तो हम ये मॉडर्नाइजेशन, लॉ, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बगैर किसी सर्फडम या फेडरल सिस्टम के लागू कर सकते हैं? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये पढ़ा रही हूँ 2.4 द रेवोल्यूशनरीज। लेकिन नेपोलियन विदाउट डेमोक्रेसी चल रहा था, तो हम ये मॉडर्नाइजेशन, लॉ, एफिशिएंट ब्यूरो बगैर किसी सर्फडम या फेडरल सिस्टम के लागू कर सकते हैं। इससे हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और उन्होंने मिलकर, यानी कि राजाओं ने मिलकर, ये वेना में मिले थे राजा सारे के सारे, जो बोर्बन डायनेस्टिक को सारी पावर्स वापस दे दी गई थी, जो नेपोलियन ने पहले हरा कर। एक मिनट बेटा, ये स्क्रीन हिल जाती है आपकी। तो मैं आपको बता रही थी कि इससे हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उन्होंने समझा कि अगर हम सर्फडम और फेडरल सिस्टम को लागू कर दें बगैर किसी उसके, तो उन्होंने मिलकर, राजाओं ने मिलकर, कहाँ मिले थे ये सारे के सारे राजा? वेना में। ये लिखा हुआ है देखो, had been established after the Vienna Congress। तो बोर्बन डायनेस्टी को सारी पावर्स वापस दे दी गई थी जो नेपोलियन ने पहले ही। कौन बोल रहा है ये? निशा। निशा, क्या बात है बेटा? स्क्रीन चली गई मैम। अभी भी चली गई? टाइम हो गया? मैम आ गई। आ गई? आ गई मैम, आ गई। 10 मिनट और है बेटा, जितना लेसन होगा हो जाएगा, बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो बोर्बन डायनेस्टी को सारी पावर्स वापस दे दी गई थी जो नेपोलियन ने पहले हराकर आजाद कराई थी। जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है उसे बेल्जियम को दे दिया गया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को बेल्जियम को दे दिया गया था। अब नया कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ यूरोप बन गया था। कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ
यूरोप बनाया गया था। सॉरी, ये स्क्रीन पता नहीं क्यों हिल रही है, मेरी खुद की हिलती जा रही है। एक मिनट के लिए बेटा रुको। इसके ऊपर रखा हुआ है। इससे ऊपर बस, और ऊपर जरा, बस इसको भी दबाना होता है। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बेटा, मैं आपको बता रही थी कि अब नया कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ यूरोप बनाया गया, जो क्या ये ज्यादा दिन तक चल सकता था। मींस रूल तो राजा का, लेकिन उसके नीचे सारा मॉडर्नाइजेशन कर देना। बातें तो सारी नेपोलियन वाली थी। मीडिया सेंसर कर दिया गया था, पॉलिटिकल ग्रुप्स बंद कर दिए गए थे, मुंह बांध दिए गए थे सबके। तो काम तो सारे नेपोलियन वाले ही हो रहे थे और सिर्फ नाम नया दे दिया गया था। तो इस दौरान लिबरल्स ने क्या किया, वे एक कानून के बेस पर राज किया जाए चाहते थे, तो छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए लिबरल्स। तो जो इनके अंदर के लीडर थे, जैसे कि इटली का गिसिसिपी मैजनी था, ये 1807 में जिनियोवा में पैदा हुआ था। गिसिसिपी मैजनी आया और इसने एक नेशन स्टेट बनाई जाए, इसने कहा, जिसके अंदर कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाई जाए। इसने ये प्रस्ताव रखा और यंग यूरोप के नाम से मैजनी ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया था, यंग मैजनी। ये मैजनी सबसे ही खतरनाक था बेटा। जब इसने ग्रुप बना लिया अपना यंग मैजनी के नाम से, ये मैजनी बहुत ही खतरनाक था। इसका हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 3 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक। इसमें क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 3 में द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ये 1830 से 1848 तक की एज के बारे में, रेवोल्यूशंस जो हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पीरियड बड़ा डायनामिक था यूरोप में। ऑटोमन, जो टर्की के ऊपर एक एम्पायर था, जो ग्रीस को फ्रीडम नहीं दे रहा था, ग्रीस को उसने अपने अधीन किया हुआ था। ऑटोमन एम्पायर की पावर कम हुई, उसके अंडर राज्य इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अब आयरलैंड पर ब्रिटेन का राज था, पोलैंड के ऊपर बहुत सी यूरोपियन पावर्स हमला कर रही थी। तो गिसिसिपी मैजनी ने इटली को बड़ी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था उस समय। तो फ्रांस में लुइस फिलिप मोनार्च फिर से बिठा दिया गया। जुलाई 1830 में एक बोरबोन किंग था, इसके काफी नेगेटिव असर हुए बेल्जियम, यूके, नीदरलैंड पर। ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर टर्की के नीचे दबा हुआ था। एक नेशनल मूवमेंट चली कि पढ़े लिखे ग्रीक, जैसे कि एरिस्टोटल वगैरह थे, यहीं के थे, तो वे सब सोचने लगे कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों नहीं देखा जा सकता, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में भी देखा जाए। ये रहा इस उसमें, इस पैराग्राफ में आप पढ़ लेंगे। इंग्लैंड का पोएट था एक बेटा, लॉर्ड बेरॉन। लॉर्ड बेरॉन इंग्लैंड का एक पोएट हुआ करता था। ये देखो, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लुएट ग्रीस the traitor, the civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. English poet एक होता था लॉर्ड बैरन। ये बेटा, ये भी खुद ही लड़ने चला गया था ग्रीक के इंडिपेंडेंस के लिए। उसकी तो मौत हो गई। अल्टीमेटली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल साइन हो गई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल। कॉन्स्टेंटिपोल की संधि के नाम से इसको जाना जाता है, 1832 में, जिसने ग्रीस को आखिर फ्रीडम दिलवा ही दी। आगे 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक मीन्स आपको पता चल रहा है रोमांट, एंड इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग कैसे जागी?
आर्ट, स्टोरी और कल्चर से पोइट्स लोगों में इमोशंस जगाते थे, नेशनल फीलिंग फील करवाते थे। जर्मन फिलोसफर हुए हैं हमारे पास जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर हुए हैं। ये हैं हमारे फिलोसफर जो कि दास फोक पर जोर देते रहे। ये जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 से 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people, दास फोक। ये दास फोक पर जोर देते रहे। ये कहते रहे, ये जो जॉन ग्यूटन हर्डर था ये कहता था कि अपने कल्चर को पहचानो। तो क्या जर्मनी इससे एक पावर नहीं होना चाहिए था? कई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, बहुत सारी, कई लोकल लैंग्वेजेस थी। जब तक पोलैंड रशिया के अधीन था बेटा, कई वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, जैसे पोलैंड की पॉलिश थी। तो जब तक सब बच्चे म्यूट कर लें अपने आप को, मुझे बार बार करना पड़ता है। तो मैं यहीं खत्म कर दूंगी, बस थोड़ा सा है। पोलैंड की पॉलिश लैंग्वेज थी। जब तक पोलैंड रशिया के अधीन था तब तक पॉलिश बोलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, यानी कि पढ़ने सीखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। पॉलिश लैंग्वेज को लेकर नेशनल फीलिंग जगाई गई। तो ये आपका मैंने आज पढ़ाया है 3.1 तक। आपको ये आप रीडिंग कर लेंगे। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या आपको आज का लेसन समझ आ गया है? आ गया है तो इसको आप पढ़ लेंगे घर पर। मैंने अनम्यूट किया है, बोल के मुझे बताइए आपने ये सारा लेसन सुना है ध्यान से? यस मैम। हाँ, ये मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप इसको बैठ के आराम से 10-15 मिनट लगा के सुनेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हल करेंगे। थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा ये लेसन, क्योंकि यूरोप का है, यूरोप की नेशनलिज्म का है। ये इंडिया की नेशनलिज्म का होता तो आपको नाम याद होते। ये यूरोप की नेशनलिज्म का है, थोड़े नेम्स इसके टफ हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू बेटा, आप इसको दोबारा रीड करेंगे अपनी बुक से और मेरी वीडियो से, तो आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ आ जाएगा। थैंक यू। ओके, बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। टाटा। टाटा। बाय मैम।